गुप्त वंश के हम अगले पार्ट में देखते हैं। तो छठे नंबर का जो शासक हमने दामोदर गुप्त तक का अध्ययन पिछले वीडियो में किया था, और छठे नंबर पर महासेन गुप्त इस वंश का शासक बनता है। अपनिषद के लेख में इसके शक्ति और यश की प्रशंसा किया गया है और इसे सर्ववीर समाजेश लेभे वो धुर वीरताम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी था और यश को अर्जित करने वाला था। इसी लेख में उसे असम क्षेत्र के शासक सुस्थित वर्मन के परास्त करने के बारे में लिखा है कि उसने लोहित नदी के तट पर अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर उसे परास्त किया था और उसका यश नदी के दोनों तटों पर गाया जाता था। ये पराजित शासक जो सुस्थित वर्मन है, ये हर्ष के मित्र भास्कर वर्मा के पिता रहे हैं। इस समय महासेन गुप्ता मौखर नरेश अवंती वर्मा की अधीनता को स्वीकार करता था। तो चूंकि हमने बताया है कि इसके पिता दामोदर गुप्त को उस समय के मौखर शासक ने परास्त किया था, और यही कारण रहा है कि इसके द्वारा महाराजा धीराज आदि की कोई उपाधि धारण नहीं किया गया है। और इसने जो असम की विजय को प्राप्त किया था वो अपने सम्राट अवंती वर्मन की तरफ से प्राप्त किया था, अर्थात उसके अधीनता में इसने असम के युद्ध को लड़ा था और विजयी हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि महासेन गुप्ता जो है वो उसका जो लेख है मधुबन का लेख और सोनपद मुद्रा लेख है, उससे पता चलता है कि प्रभाकर वर्मन की माता, जो कि हर्षवर्धन के हम वर्धन वंश में चले गए हैं, कि प्रभाकर वर्धन की माता महासेन गुप्ता रही है। इस महासेन गुप्ता ये जो है वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन की माता रही है। तो इससे पता चलता है कि इस वंश ने वर्धन वंश से जो है अपने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था, और प्रभाकर वर्धन की माता महासेन गुप्ता महासेन गुप्त की बहन रही है। तो ये आकलन किया जाता है कि महासेन गुप्त ने अपने समय मौखरियों की शक्ति से भयभीत होकर के पुष्यभूत वंश से अपने संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद जो शासक मिलता है वो देवगुप्त मिलता है। देवगुप्त के बारे में कोई बहुत ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है, और ये आकलन किया जाता है जो कि एक अभोना का लेख है उसके आधार पर कि कलचुरी वंश के शासक शंकरगढ़ के कलचुरी संबंध का जो लेख है उससे आकलन किया जाता है कि उसने महासेन गुप्ता पर आक्रमण करके मालवा पर अधिकार कर लिया था, और महासेन गुप्ता इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। लेकिन मालवा के क्षेत्र पर उसका अस्थायी शासन नहीं हो पाता है, और शंकरगढ़ का जो है उत्तराधिकारी जो है बुद्धराज वो चालुक्य नरेश मंगले से परास्त होता है, और इस प्रकार से मालवा से उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, और फिर देवगुप्त द्वारा अपने राज्य में अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि महासेन गुप्त के बाद देवगुप्त द्वारा मालवा क्षेत्र पर शासन किया जाता है। मधुबन का लेख और वंशखेड़ा के लेख में देवगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इसे महासेन गुप्ता का बड़ा पुत्र माना जाता है, जो कि उसकी पहली पत्नी से उत्पन्न होता है। महासेन गुप्ता के दो छोटे पुत्र और माने गए हैं जो कि दूसरी पत्नी से उत्पन्न होते हैं, वो हैं कुमार गुप्त और माधव गुप्त। कुमार गुप्त और माधव गुप्त ये जो है
महासेन गुप्ता के दो पत्नियां रहती हैं, एक से देवगुप्त होता है और दूसरे से कुमार गुप्त और माधव गुप्त होता है। लेकिन देवगुप्त द्वारा अपने शासन, अपनी राज्य सत्ता को हथिया लिया जाता है और अपने दोनों सौतेले भाइयों से वो जो है ईर्ष्या रखता है और अपने पिता महासेन गुप्ता की चाहे वृद्धावस्था रही हो या युद्ध में मारे गए, उसका फायदा उठा करके वो अपने राज्य को हथियाना चाहता है। लेकिन इसकी माता, इन दोनों भाइयों की माता अपने पुत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत वर्धन शासक के पास चली जाती है। महासेन गुप्त जो है इसे प्रभाकर वर्धन के पास भेज देता है और महासेन गुप्त की मृत्यु के पश्चात ने बताया कि देवगुप्त द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है। तो इस कारण वर्धन लोग जो है उनकी इस वंश से शत्रुता स्थापित हो जाती है, क्योंकि एक पक्ष जो है वर्धन वंश के संरक्षण में चला जाता है और प्रभाकर वर्धन द्वारा जो है देवगुप्त से इन दोनों भाइयों के लिए हिस्सा मांगा जाता है, लेकिन देवगुप्त द्वारा जो है इन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता है और इसी बीच प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण देवगुप्त का जो है राज्य एकदम निष्कंटक हो जाता है, अर्थात उसे कोई भय नहीं रहता है और मौखर नरेश पर भी आक्रमण करके उस समय के बंगाल के शासक शशांक से सहायता प्राप्त करके उस राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया जाता है और गृहवर्मा की हत्या कर दी जाती है तथा गृहवर्मा की जो पत्नी है राजश्री, वो हर्षवर्धन की बहन होती है, वो भी कारागार में बंद कर दी जाती है। तो हम देखते हैं कि देवगुप्त द्वारा अपने वंश में एक जो है शक्तिशाली नींव स्थापित की जाती है और मौखरियों को प्राप्त किया जाता है तथा अपने पिता की राज्य की जो है क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया जाता है। राजवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र होते हैं, उनके द्वारा बाद में देवगुप्त पर आक्रमण किया जाता है और इस प्रकार से देवगुप्त बाद में हर्षवर्धन द्वारा परास्त होता है। हर्षवर्धन से परास्त होने के पश्चात मालवा का जो क्षेत्र है वो जो है कुमार गुप्त और माधव गुप्त के संरक्षण में चला जाता है, अर्थात वहां पर कुमार गुप्त और माधव गुप्त का शासन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि देवगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो है अगला शासक जो बनता है वो माधव गुप्त बनता है। माधव गुप्त को हर्षवर्धन के समकालीन माना गया है और हर्षवर्धन के समय माधव गुप्त मगध में उसके सामंत के रूप में शासन करता है। इसे हर्षवर्धन का घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र कहा गया है। अवसद के लेख में इसे अनेक शत्रुओं का विजेता और कहा गया है, जिसने कि हर्षवर्धन के पक्ष की तरफ से युद्ध करके अनेक विजय को हासिल किया था। हर्ष चरित्र से पता चलता है कि हर्ष जब शशांक को दंड देने के लिए जाता है तो माधव गुप्त उसका जो है साथ देता है। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में होने के पश्चात ये माधव गुप्त जो कि हर्ष के अधीन एक सामंत के रूप में शासन करता है, लेकिन हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में जब अराजकता की स्थिति फैलती है तो ये अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर देता है और मगध में अपने शासन काल में वो शांतिपूर्वक अपना शासन करता है और अपने समकालीन शक्तियों से मैत्री संबंध स्थापित करता है। इसके द्वारा लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया जाता है और ये इस वंश का 8वें नंबर का शासक होता है। इसके बाद जो इस वंश का शासक होता है वो होता है आदित्य सेन। आदित्य सेन हमने बताया कि माधव गुप्त का पुत्र होता है और उसकी मृत्यु के पश्चात ये मगध का शासक बनता है। यही इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। अवसद गढ़ के लेख और शाहपुर के लेख में इसे मगध क्षेत्र का शासक बताया गया है।
मंदर पर्वत का जो लेख है उससे इसके अंग क्षेत्र पर अधिकार की पुष्टि होती है। इसने अपने विजय इतने प्राप्त किए थे, इसके फलस्वरूप इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि को ग्रहण किया था। अपशद के लेख में इसके बारे में काफी प्रशंसा किया गया है और मंदर पर्वत के भी लेख में आदित्य सेन को जो है एक शक्तिशाली शासक बताया गया है और वहीं पर इसका एक और शिलालेख प्राप्त होता है। बैद्यनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसकी ड्योढ़ी आदित्य सेन द्वारा ही बनवाई गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदित्य सेन द्वारा काफी विजय अपने शासनकाल में प्राप्त किया जाता है। कुछ लेखकों ने भी बताया है कि इसके द्वारा चोल साम्राज्य पर भी विजय प्राप्त की गई थी, लेकिन ये बात सही प्रतीत नहीं होती है, संदिग्ध लगती है। ये संभवतः कहा जाता है कि इसके द्वारा उस राज्य में तीर्थ यात्रा की गई थी और वहां के दक्षिण के राजाओं के द्वारा इसे उपहार आदि प्रदान किए गए थे। इस कारण उस लेख में इसे चोल राज्य का विजेता कहा गया है। लेकिन आदित्य सेन का जो शासन है वो बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी तक के अधिकार को दिखाता है और पश्चिम की ओर उसका शासन उत्तर प्रदेश के आगरा और अवध आदि के क्षेत्र पर पाया जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मगध के अत्यंत विशाल क्षेत्र पर आदित्य सेन द्वारा शासन किया जाता है और इसके द्वारा अपने वंश का पुनरुद्धार किया गया है। चीनी राजदूत वांग हुइनत्से ने इसके शासनकाल में ही 2 बार भारत की यात्रा किया था और आदित्य सेन ने उसकी हर संभव सहायता किया था। कोरिया के बौद्ध यात्री हुई लुन ने भी इसके समय में यात्रा किया था और उसके अनुसार उसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनाया था। देवबर्मांक का जो लेख है वो आदित्य सेन को परम भागवत की उपाधि से बताता है और उसे वैष्णव होने का प्रमाण देता है। हम देखते हैं कि परम भागवत की उपाधि गुप्त शासकों द्वारा ही केवल ग्रहण किया था, लेकिन उत्तर गुप्त वंश में हम देखते हैं कि यही उपाधि जो है आदित्य सेन द्वारा प्राप्त किया गया था या ग्रहण किया गया था। अपशद लेख में उसने विश्व मंदिर का निर्माण कराया था, इसका वर्णन मिलता है और ये बताता है कि स्वयं वैष्णव होने के बाद भी अन्य धर्मों के प्रति आदित्य सेन की जो धार्मिक भावना थी वो सहिष्णु रही है। आदित्य सेन का जो शासनकाल है वो 675 ईस्वी तक का पाया गया है। आदित्य सेन के उत्तराधिकारी जहां से चालू होते हैं उसे हम उत्तर गुप्त वंश का विनाश का काल कहते हैं और यहीं से इस वंश का विनाश प्रारंभ हो जाता है। इसका अगला उत्तराधिकारी देवगुप्त द्वितीय होता है। देवगुप्त द्वितीय, इसके शासनकाल का कोई अभिलेख नहीं मिलता है और इसके बाद विष्णुगुप्त और फिर जीवित गुप्त द्वितीय जो है इस वंश के शासक मिलते हैं और इन दोनों का भी कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जीवित गुप्त द्वितीय द्वारा लगभग 725 ईस्वी तक आदित्य सेन के उस विशाल साम्राज्य को संरक्षित किया जाता है और जीवित गुप्त द्वितीय इस वंश का अंतिम महान शासक होता है। जीवित गुप्त की मृत्यु के पश्चात इस क्षेत्र पर कन्नौज नरेश यशो वर्मन के जो है अधिकार हो जाता है और इस प्रकार से इस वंश का जो है अंत होता है। हम देखते हैं कि यशोधर्मन द्वारा उस समय पूर्वी भारत पर आक्रमण करके इस वंश का विनाश किया जाता है और इसके साथ ही उत्तर गुप्त वंश का जो है पतन हो जाता है और हमें जो इनका लेख है
उसके आधार पर इन्हीं 11 राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं जो हमने इनके वीडियो में अध्ययन किया है। धन्यवाद।